डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके लिए बीपीएससी एंड यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदु को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए वो आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि अभी तुरंत ही 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया है मुख्य परीक्षा का। मैं तमाम सफल विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि वो इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो मैंने आज लिखा है जो विषय महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आया हूँ उस पर लिखा हूँ। पहले है 6 विषय बिंदु है। इसमें वंश है, डिसेंट बोलते हैं, वंश समूह लीनियज, गोत्र समूह, गोत्रार्ध अथवा अर्धांश, मोइटी, द्विदल संगठन, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन। इन 6 बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग जब सामाजिक मानव विज्ञान में बहुत सारे बिंदुओं पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को चर्चा करते हैं, तो लगभग सभी प्रश्नों में इन बिंदुओं का जिक्र रहता है। वंश, वंश समूह, गोत्र समूह। मैंने इसके लिए एक अलग से एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इस क्लास को लेके आया हूँ। वो इसलिए लेकर आया हूँ जब विद्यार्थी पूरा सामाजिक मानव विज्ञान पढ़े होते हैं, जब उनसे मैं गोत्र समूह के विषय में पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान चीज़ है और बिल्कुल ही छोटे शब्दों में इसको परिभाषित किया गया है। बस उसी चीज़ को समझना है, बाकी सारा चीज़ अपने आप हो जाएगा। मैंने पहला बिंदु लिखा है वंश या वंशावली, डिसेंट बोलते हैं इसको। अब इसकी हम चर्चा करते हैं। वंश या वंशावली क्या है? मैंने उधर दाहिने साइड में लास्ट में लिखा है परिभाषा के रूप में एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह। इसको समझने की आवश्यकता है। एक पक्षीय समस्त मतलब सभी, एक पक्षीय मतलब एक पक्ष का, मातृपक्ष का या पितृपक्ष का। मातृपक्ष का कहने का मतलब है जब मातृपक्ष होगा तो मातृसत्तात्मक परिवार होगा, पितृपक्ष होगा तो पितृसत्तात्मक परिवार होगा। समस्त मतलब सभी, मातृसत्तात्मक परिवार के सभी सदस्य या पितृसत्तात्मक परिवार के सभी सदस्य। समरक्त समूह माने मातृपक्ष के समरक्त समूह हो या पितृय पक्ष के समरक्त समूह, यही इसका मतलब है। वंश क्या है? पूर्वजों का समूह। पूर्वजों का समूह ही वंश कहलाता है। पूर्वजों का समूह क्या है? मातृपक्ष अथवा पितृपक्ष के जितने समूह हैं, मातृपक्ष के जो सभी चले आ रहे हैं या पितृपक्ष की ओर से जो सभी चला रहे हैं, उनका जो समूह है वही वंश या वंशावली के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या होगी मैंने पहले भी चर्चा किया हूं। अगर मातृपक्षीय वंशावली है तो उसकी विशेषता क्या होगी? मातृपक्ष के सभी समस्त समरक्त समूह, मैंने लिख दिया वहां पर, एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह, सभी मिलकर जितने भी वो भाई बंधु हैं उसके मातृपक्ष के, उनका जो समूह है वो वंश है। तो जब मातृपक्ष के वंश समूह है या वंश है तो वो मातृपक्ष के विशेषताओं से भरपूर होंगे, मातृसत्तात्मक परिवार होंगे। और मातृसत्तात्मक परिवार में जो विशेषताएं पाई जाती है वही उस मातृसत्तात्मक वंश में पाए जाएंगे या वंशावली में पाए जाएंगे, डिसेंट में पाए जाएंगे। बिल्कुल ही आसान है। अब अगला पॉइंट चलते हैं, वंश समूह या कुल। वंश समूह वंश का ही एक विस्तृत रूप है। वंश समूह या कुल। वंश समूह क्या है? जब यह 5 से 6, कम से कम 5 से 6 कुल के लोग, मातृपक्षीय या पितृपक्षीय
वंश के लोग, जब 5 से 6 वंश के लोग एक साथ रहते हैं मातृपक्ष के अथवा पितृपक्ष के, तो उसको वंश समूह के नाम से जाना जाता है। वंश का ही विस्तृत रूप वंश समूह हुआ। वंश समूह का आकार वंश से अधिक होगा। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। गोत्र। गोत्र क्या है? गोत्र के विषय में मैंने पहले भी कहा था कि शब्द मानव शास्त्र, मानव विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी एक रेखीय होता है, एक पक्षीय। एक पक्षीय का मतलब मातृपक्ष या पितृपक्ष। मातृपक्ष के गोत्र या पितृपक्ष के गोत्र। मातृपक्ष के गोत्र कैसे होंगे? कहां इसकी विशेषता पाई जाएगी? मातृसत्तात्मक परिवार में मातृसत्तात्मक गोत्र पाए जाएंगे। क्लियर है? पितृसत्तात्मक परिवार में पितृसत्तात्मक गोत्र पाए जाएंगे। केरल के नायर समाज में मातृसत्तात्मक गोत्र पाए जाते हैं। यानी एक रेखीय, ये भी, इसके भी दो प्रकार हो गए, एक मातृसत्तात्मक, एक पितृसत्तात्मक। मातृरेखीय या पितृरेखीय, मातृवंशीय या पितृवंशीय, ये गोत्र हो गया। पितृवंशीय गोत्र की बात करेंगे तब अलग उदाहरण आएंगे, मातृवंशीय गोत्र की बात करेंगे तब अलग उदाहरण आएंगे। ये है गोत्र। तो एक पक्षीय समस्त समरथ समूह गोत्र है। अगर मातृवंशीय गोत्र है या मातृपक्षीय गोत्र है तो उसके जो जितने भी समूह हैं, समरथ समूह है, वो उस गोत्र में आएंगे। पितृपक्षीय गोत्र है तो उस पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, पितृसत्तात्मक पक्ष के जितने लोग उस गोत्र में आते हैं वो आएंगे। गोत्र समूह या भ्रातृदल, फ्रैक्ट्री। गोत्र समूह क्या है? गोत्र समूह गोत्र का ही विस्तृत रूप है। तो इसको और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। गोत्र और गोत्र समूह के विषय में है। तो गोत्र समूह और भ्रातृदल, फ्रैक्ट्री के विषय में बात कर रहे थे। गोत्र समूह क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह गोत्र का ही विस्तृत रूप है। कभी कभी गोत्र समूह का आकार बहुत बड़ा होता है, तो कई गोत्र समूह अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को विभाजित कर लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से। इसको इस रूप में परिभाषित करेंगे, सामाजिक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से अथवा सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से जब एक से अधिक गोत्र मिलकर एक बड़े गोत्र समूह में संगठित हो जाते हैं तो उसे भ्रातृदल या गोत्र समूह के नाम से जाना जाता है। आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति गोत्र समूह का उदाहरण है। आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति में 69 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं और वे सभी 4 गोत्र समूह में विभाजित हैं। कौन कौन है? एर बेन सगा, याद रखिए, एर बेन सगा, सार बेन सगा, सी बेन सगा, नाल बेन सगा। आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति में 4 समूह पाए जाते हैं, 4 गोत्र समूह पाए जाते हैं और व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह गोत्र एवं गोत्र समूह के नियमों का पालन करें। गोत्र में जो के नियम तो पालन करेंगे ही, लेकिन जिस गोत्र समूह के वे सदस्य हैं उसका भी पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है गोत्र समूह के लिए। इसको ठीक से मैं एक बार और बोल देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लें। आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति
में 69 गोत्र पाए जाते हैं और वे 4 गोत्र समूह में विभाजित हैं या भ्रातृदल में विभाजित है। एरवेन सागा, सारवेन सागा, सीवेन सागा और चौथा है नालवेन सागा। एरवेन सागा का मतलब है 7 भाइयों का गोत्र समूह। सारवेन सागा का तात्पर्य है 6 भाइयों का गोत्र समूह। सीवेन सागा है कि 5 भाइयों का गोत्र समूह। और नालवेन सागा का मतलब है 4 भाइयों का गोत्र समूह। 4 गोत्र समूह पाए जाते हैं आदिलाबाद की राजगौंड जनजाति में। और ये सभी क्या है? एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह। एक पक्ष के होंगे। ये गोत्र समूह भी क्या होंगे? ये एक पक्ष के होंगे या मातृपक्ष के होंगे, पितृपक्ष के होंगे। और मातृपक्ष के कब होंगे? जब मातृसत्तात्मक परिवार होगा। वो परिवार मातृसत्तात्मक परिवार के विशेषताओं से भरपूर होगा। पितृसत्तात्मक होगा तो पितृवंशीय होगा, गोत्र समूह होगा। वो गोत्र समूह पितृसत्तात्मक विशेषताओं से भरपूर होगा। वैसे गोत्र समूह में पितृसत्तात्मक विशेषताएं पाई जाएगी। जब पितृसत्तात्मक विशेषताएं होगी तो पितृवंशीय होगी, पितृस्थानिक होगी। चलिए आगे चलते हैं। गोत्रादि अर्धांश यूनिटी भी बोला जाता है। मैंने अभी भी बताया हूं 4 गोत्र समूह में आदिलाबाद की राजगौंड जनजाति विभाजित है। लेकिन कभी कभी गोत्र समूह 2 भागों में विभाजित हो रहती है, सिर्फ 2 भागों में। उसे गोत्राद या अर्धांश या माइटी के नाम से जाना जाता है। जब गोत्र समूह केवल 2 भागों में विभाजित हो तो उसे गोत्राद या अर्धांश के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से जनजाति है जो सिर्फ 2 भागों में विभाजित है? भील जनजाति, आपने सुना होगा। उजले भील, ये इनके 2 गोत्र समूह हैं, उजले भील और मैले भील। बुक्सा जनजाति, पूर्वी बुक्सा और पश्चिमी बुक्सा, एक तो क्षेत्रीय आधार पर 2 भागों में विभाजित है। बोंडो जनजाति के गोत्र समूह भी 2 भागों में विभाजित है। वो ओंतल और किल्लो, एक भाग गोत्र समूह है ओंतल, दूसरा नाम है किल्लो। टोडा जनजाति, नीलगिरी पर्वत और उसके आसपास रहने वाली टोडा जनजाति। मैंने इनके विषय में पहले भी ये आपको बताया हूं कि एक मातृसत्तात्मक परिवार है। हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में निवास करने वाली खस जनजाति के विषय में चर्चा किया हूं, जो मातृसत्तात्मक है। और टोडा जनजाति नीलगिरी के पर्वत पर निवास करने वाले, आसपास के क्षेत्रों कुमाऊं क्षेत्र में निवास करने वाले टोडा जनजाति, ये भी मातृसत्तात्मक परिवार है। और मैंने इनकी विशेषताओं को भी बताया है कि मातृसत्तात्मक परिवार में यहाँ पर किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। मैंने इसकी चर्चा पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के में कर चुका हूं। दोस्तों, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, इस कॉन्सेप्ट का एकमात्र उद्देश्य है आप किसी प्रश्न का उत्तर देते समय बोझ का अनुभव नहीं करें। ऐसा नहीं लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत जवाब देना है इसमें, ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप किसी भी प्रश्नों को अपने तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं, अथवा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रश्नों को आप ठीक से समझ पाएंगे और सटीक उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तारथारोल और तिवालियन, टोडा जनजाति भी
गोत्र समूह, टोडा जनजाति का गोत्र समूह भी दो भागों में विभाजित है, तारथारोल और तिवालिया। मैंने यहां पर क्या देखा, 4 जनजाति का जिक्र किया हूं। भील जनजाति का गोत्र समूह कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, उजले भील, मैले भील। टोडा जनजाति के गोत्र समूह भी 2 भागों में विभाजित हैं, तारथारोल और तिवालियन। भील जनजाति और टोडा जनजाति हो गया। बोंडो जनजाति है के गोत्र समूह भी 2 भागों में विभाजित हैं, ऊंतल और किल्लो। बुक्सा जनजाति भी क्षेत्रीय आधार पर विभाजित, इसके इन बुक्सा जनजाति के गोत्र समूह क्षेत्रीय आधार पर 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? पूर्वी बुक्सा और पश्चिमी बुक्सा। मैं देख रहा हूं ये जो 4 जनजाति का भी जो मैंने जिक्र किया है, जो जिनके गोत्र समूह 2 भागों में विभाजित हैं, तो उन्हीं को द्विदल संगठन के नाम से भी जाना जाता है। जब गोत्र समूह 2 भागों में विभाजित हो, वही द्विदल संगठन, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? साइड मैंने लिखा है परिभाषा और एक तीर का निशान है। एक पक्षीय समस्त समृद्ध समूह। एक पक्षीय, लिख लें इसको, जो स्टूडेंट चाहे लिखना और लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शायद इसके बिना बहुत दिक्कत होती है। थोड़े एंथ्रोपोलॉजी पढ़ जाते हैं, द्विदल संगठन के विषय में पूछता हूं, उसके विशेषताओं के विषय में पूछता हूं, तो स्टूडेंट लड़खड़ाने लगते हैं। मेरा दावा है कि इसको पढ़ने के बाद आप एक बार में सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने में आपको बहुत मजा आएगा। द्विदल संगठन, गोत्र समूह 2 भागों में विभाजित हो तो द्विदल संगठन हो गया। जब गोत्र एक पक्षीय होता है, गोत्र समूह भी एक पक्षीय होगा। जब गोत्र समूह एक पक्षीय होगा, द्विदल संगठन भी एक पक्षीय होगा। एक पक्षीय का क्या मतलब है? मातृपक्ष या पितृपक्ष। मातृपक्ष का मतलब हो गया मातृसत्तात्मक परिवार, पितृपक्ष मतलब हो गया पितृसत्तात्मक परिवार। जब पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृवंशीय पितृस्थानिक भी होगा। मातृसत्तात्मक परिवार है तो मातृवंशीय मातृस्थानिक भी होगा। क्लियर है? इसकी विशेषताएं तो आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के। अब विशेषता लिखे इसके नीचे, विशेषता लिखे हैं दोस्तों। विशेषता क्या है? 5 विशेषता है। गोत्र की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। परिभाषा क्या हुआ? एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह। क्लियर है? एक पक्षीय मतलब मातृपक्ष या पितृपक्ष। आप जानते हैं मातृपक्ष का विशेषता है, पितृपक्ष का विशेषता है। एक रेखीय में मातृसत्तात्मक होगा, मातृवंशीय का आप आंसर लिखेंगे। पितृसत्तात्मक होगा तो उसकी विशेषताएं आप लिखेंगे। अब आगे क्या है विशेषता? यहां पर नीचे लिखे विशेषता। एक सामान्य पूर्वजों से उत्पत्ति। स्वाभाविक है, जब एक पक्षीय है तो मातृसत्तात्मक है, तो आप अपनी उत्पत्ति माता की ओर से मानते हैं। अगर पितृसत्तात्मक है, अपनी उत्पत्ति पिता की ओर से मानते हैं। क्लियर है? अब अगला पॉइंट है एक पक्षीय समरक्त समूह। एक पक्षीय है, मातृपक्षीय है या पितृपक्षीय है। समरक्त समूह है, सब में समान रक्त पाए जाते हैं, ब्लड रिलेशन है, रक्त का संबंध है, से एक समान रक्त का संबंध है, आपस में भाई बहन का संबंध होगा। भाई बहन का संबंध होगा तो आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा, किसी प्रकार का यौनिक क्रियाकलाप नहीं होगा, यौनिक संबंध स्थापित नहीं होगा। क्लियर है?
बहिर्विवाह समूह, बहिर्विवाही समूह, समूह से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की है। इसलिए बहिर्विवाही समूह है, समान रक्त कण है, एक समान में शादी होगा नहीं एक रक्त समूह में, समूह से बाहर यौन संबंध स्थापित करना पड़ेगा, विवाह संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो यह बहिर्विवाही समूह भी है। अब है समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। विश्व के सभी जनजातियों में गोत्र संबंधी विश्वास है, गोत्र की बातें हैं। हमारे आधुनिक जाति व्यवस्था में भी गोत्र का संकल्पना है। जनजातियों में तो यह बहुत ही कठोर है। समगोत्रीय विवाह का निषेध, एक समान गोत्र में विवाह अथवा यौन संबंध की मनाही होती है। स्वाभाविक है, गोत्र एक पक्षीय होता है, एक रेखीय होता है। मातृरेखीय होगा या पितृरेखीय होगा। तो मातृरेखीय होगा तो मातृपक्ष के किसी भी चीज जो उसके सदस्य हैं उसमें यौनिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। पितृपक्ष के हैं तो पितृपक्ष से संबंधित जितने भी सदस्य हैं उसके बीच यौनिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। यह कठोर है, यह नियम काफी कठोर है। बिहार के संथाल जनजाति में इसके लिए बिटलाह कर दिया जाता है लोगों को। बिटलाह मतलब होता है समाज से बहिष्कृत कर देना। बहुत ही कठोर उसका दंड है, सामाजिक दंड के रूप में बिटलाह दिया जाता है। अगर कोई आदमी इस ढंग का अपराध करता है, अपने गोत्र में किसी प्रकार का यौन संबंध स्थापित करता है, तो उसको कुत्ता के तुल्य माना जाता है। कुत्ता तुल्य, कुत्ते के समान माना जाता है। उसकी सामाजिक भर्त्सना की जाती है। बहुत बड़ा सामाजिक अपराध के रूप में इसे देखा जाता है। बहुत बड़ा सामाजिक दंड भी इसके लिए दिया जाता है। चलिए, समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। पांचवा है टोटम संबंधी विश्वास। यहां मैंने एक शब्द का आया है टोटम। मैंने पहले भी इस शब्द को चर्चा की, आज फिर पुनः कर देता हूं। टोटम, जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की टोटम से हुई है। और यह टोटम कोई पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, चेतन, अचेतन कुछ भी हो सकता है। यह मान्यता है। और टोटम जब वे अपनी उत्पत्ति, गोत्र की उत्पत्ति टोटम से मानते हैं, तो वो टोटम के प्रति क्या रखते हैं? श्रद्धा भाव रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते। चलिए, उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं। किसी व्यक्ति का टोटम अगर कौवा है, तो कौवा अगर मर जाएगा किसी कारण से, तो क्या होगा? उसका एकदम सम्मान के साथ उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाएगा। अगर कौवा उसके घर पे आके चीखेगा, चिल्लाएगा, तो वो जनजाति जिसका कि वह टोटम है, वो समझेगा ये हमें किसी बुरी अंदेशा का हमें सावधान कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सावधान हो जाओ। देखिए, आधुनिक समाज में भी कुछ इस ढंग का मतलब पारंपरिक मानसिकता पाई जाती है। अगर किसी के घर पे कोई कौवा आके कोई बोलता है, काँव काँव करता है, तो सोचता है कि चलो आज कोई अतिथि का आगमन होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र में यह विश्वास बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या वैज्ञानिक आधार है, मैं उस विषय वस्तु को नहीं जानना चाहता हूं। वो एक अलग बातें हैं, मान्यता की बात है, परंपरा की बात है। लोग ऐसा मानते हैं। आधुनिक हिंदू समाज में भी ऐसी बातें हैं। तो टोटम क्या है, मैंने चर्चा की है। एक टोटमवाद भी शब्द, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं। तो एक शब्द टोटमवाद होता है, उसको भी आप सुनते होंगे। टोटमवाद क्या है? टोटम की संस्थागत अभिव्यक्ति ही टोटमवाद है। जब कोई टोटम समूह, एक व्यक्ति नहीं, उस गोत्र के सभी समूह एक
बड़े समूह जब किसी खास टोटम के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, इसे ही टोटमवाद कहा जाता है। तो मैं 5 बिंदु विशेषताओं के अंतर्गत 5 बिंदुओं को स्पष्ट किया हूं। एक, सामान्य पूर्वजों से उत्पत्ति। दूसरा है एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह, बहिर्विवाही समूह, समगोत्रीय विवाह का निषेध और टोटम संबंधी विश्वास। जब किसी खास गोत्र का कोई टोटम होगा तो वह टोटम भी मातृपक्षीय या पितृपक्षीय होगा। जब गोत्र पितृपक्षीय होगा तो टोटम भी पितृपक्षीय होगा। जब गोत्र मातृपक्षीय होगा तो टोटम भी मातृपक्षीय होगा। क्लियर हो गया यहां पर? तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वंश की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं, तो आप लिख सकते हैं। गोत्र की परिभाषा एवं विशेषताएं, तो आप यही प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। गोत्र समूह का भी यही आंसर होगा, गोत्रार्थ का भी यही आंसर होगा, द्विदल संगठन का भी यही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, एक प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है और आंसर बहुत ही आसान है। मैं बता दूं कि क्वेश्चन है, एक पक्षीय अथवा एक रेखीय समूह के कार्य। मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं उस बिंदु पर। कभी कभी कार्य नहीं पूछ करके प्रकार्य पूछता है, महत्व पूछ देता है, उपयोगिता पूछ देता है। एक रेखीय अथवा एक पक्षीय समूह के क्या महत्व है, अथवा इस रूप में पूछ सकता है, जनजातीय व्यवस्था अथवा संरचना को बनाए रखने के लिए गोत्र का क्या कार्य है, इस रूप में पूछ सकते हैं। आज मैं सभी प्रश्नों का उत्तर, एक ही प्रश्न में सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा कि ये सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, इसमें कहीं कंफ्यूजन आप लोग नहीं रखिएगा। एक पक्षीय या एक रेखीय समूह के कार्य जब लिखा जाएगा तो गोत्र हो जाएगा, वंश समूह हो जाएगा, गोत्र समूह हो जाएगा, वंशावली हो जाएगा, द्विदल संगठन हो जाएगा। किसी के भी कार्य पर कार्य महत्व उपयोगिता होगी तो उसका आंसर यही होगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कार्य, प्रकार, महत्व और उपयोगिता में कोई अंतर नहीं है। जो वर्क है वही फंक्शन है, जो फंक्शन वही उसका इंपॉर्टेंस है, जो उसका इंपॉर्टेंस है वही उसका यूटिलाइजेशन है। क्लियर है? तो आंसर सिर्फ का एक ही है। क्या उपयोगिता है जनजातीय समाज में? एक रेखीय समूह के 11 गो है, 11 पॉइंट है। चलिए मैं लिख दूं या चर्चा करूं? चर्चा लिख देता हूं, उसके बाद चर्चा करूंगा।
5 बिंदुओं को मैं लिखा हूँ और इस चर्चा के बाद मैं और आगे लिख दूंगा। पहला है पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। एक पक्षीय समूह के कार्य हैं, तो मातृपक्षीय होगा या पितृपक्षीय होगा। तो जब मातृपक्षीय होगा तो मातृपक्ष के लोगों के बीच का जो सौहार्द भाव है, जो भावात्मक संबंध है, वो किस प्रकार का है। वे लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, सुरक्षा का कार्य करेंगे। मातृपक्षीय होगा उसमें इस प्रकार के गुण पाए जाएंगे। पितृपक्षीय होगा तो उनके सदस्यों के बीच पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा का भाव या भावात्मक लगाव पाया जाएगा। नंबर 2 है सदस्यों पर नियंत्रण। जनजातीय समाज कैसा होता है? प्रकृति पर आधारित होता है और आकार छोटा होता है। सभी सदस्य समाज में एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? अगर वो समाज मातृपक्ष पर आधारित है तो वहां पर मातृपक्ष से संबंधित सदस्य रहते होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। ऐसा समाज में होता भी है, हमारे आधुनिक समाज में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी से गलती हो जाए तो उसे 10 आदमी व्यक्ति बोलते हैं कि तुमसे ये गलती हो गया। तो वो गलतियों के प्रति सचेत रहते हैं। ऐसे क्या होता है? सदस्यों पर नियंत्रण बना रहता है। चलिए अगला पॉइंट है सामाजिक कार्य। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उसको मातृपक्ष या पितृपक्ष के जो सदस्य हैं उसको करने के लिए सामाजिक कार्य क्या होते हैं? तत्पर रहते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक कार्य। जब मातृपक्ष के कोई सदस्य अथवा पितृपक्ष के किसी सदस्य को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। ये इस रूप से उनका आर्थिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है, इस प्रकार का व्यवहार। अगला है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य का मतलब है जिस प्रकार से आधुनिक समाज में पुलिस की व्यवस्था है, न्यायालय की व्यवस्था है, व्यवस्थापिका की व्यवस्था है, परंतु जनजातीय समाज में ऐसी कोई व्यवस्था पाई नहीं जाती है। जो मातृपक्ष अथवा पितृपक्ष के जो सदस्य हैं, वो सदस्य अगर कोई गलती करते हैं तो दंड का भी वो काम करते हैं, न्यायपालिका में का भी काम करते हैं, पंचायत का भी काम करते हैं, और पंचायत में उसकी उचित दंड का प्रावधान भी रहता है। मैंने पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले चर्चा किया था कि संथाल जनजाति में जब कोई आदमी तो बड़ा सामाजिक अपराध करता है तो उसके लिए बिटलाहा का प्रावधान है। बिटलाहा के अंतर्गत उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। चूंकि जनजातीय समाज एक छोटा समाज होता है, वहां प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को जानते और समझते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते समझते हैं, इसलिए वे लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ कह सकते हैं या मिल सकते हैं या बताते हैं उसे क्या करना है। यह उसका राजनीतिक कार्य। पंचायत के द्वारा समस्याओं का, झगड़ाओं का उचित निराकरण किया जाता है, सामाजिक अपराध के लिए उचित दंड दिया जाता है। दंड के स्वरूप में मैं भी चर्चा कर चुका हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत कि दंड का प्रावधान भी अपने मन से नहीं किया जाता है। दंड के प्रावधान में भी उसके पूर्वजों का योगदान होता है। जनजातीय समाज में ऐसा मानना है कि उनके जितने भी संस्कृति है, प्रथा है, परंपरा है,
वो सब उनके पूर्वजों के द्वारा निर्मित है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए जिस अपराध के लिए जिस प्रकार की दंड का प्रावधान है प्रथागत रूप से, उसी प्रकार का दंड उसे दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक कार्य। समाज में जब कोई उत्सव होता है या किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें गोत्र के सभी सदस्य बहुत ही मिलजुल के भाग लेते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य क्या है? जनजातियों में धर्म क्या है? उनके आसपास के क्षेत्र, जनजातियों का जीवन कैसा होता है? जंगल और पहाड़ के आसपास में लोग निवास करते हैं, तो उनका धर्म आसपास जो जंगल पहाड़ है उसमें अवस्थित देवी देवताओं में उनका विश्वास पाया जाता है। फसल लगाने से पहले कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फसल काटने के बाद फसल के देवी को खुश करने के लिए कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और इन सभी में जो मातृपक्ष के हैं अथवा पितृपक्ष के हैं, उनके सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए आगे चलते हैं। संगठनात्मक कार्य। 8वां है संगठनात्मक कार्य। संगठनात्मक कार्य का मतलब है संगठन से जुड़े हुए कार्य। मातृपक्षीय है, मातृपक्ष अगर मातृ पक्षीय है तो मातृपक्ष से संबंधित जितने सदस्य हैं उनके अंतर्गत जो संगठन है उससे संबंधित जो कार्य है वो संगठन उस गोत्र के सदस्य करेंगे, मातृपक्ष के सदस्य करेंगे। अगर पितृसत्तात्मक परिवार है तो पितृवंशीय होगा, और पितृवंशीय होगा तो पितृसत्तात्मक का जो गोत्र है उसके सदस्य समूह उस संगठनात्मक कार्य को करेंगे। उनके अंदर जो संगठन पाए जाते हैं उससे संबंधित वो कार्य करेंगे। अवैध बहिर्विवाह के नियम को पालन करवाने में सहायक। अगला पॉइंट 10वां, बहिर्विवाह के नियम को पालन करने में सहायक। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। गोत्र समूह क्या है? मातृपक्षीय या पितृपक्षीय है। तो गोत्र समूह की उत्पत्ति एक समान गोत्र से है, तो उनमें सम रक्त समूह पाया जाता है, उनमें समान रक्त पाया जाता है, और समान रक्त में विवाह एवं यौन संबंधी क्रियाकलाप की मनाही होती है। समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है, तो स्वाभाविक है बहिर्विवाह के नियम को पालन करवाने में सहायक है। समूह से बाहर विवाह को पालन करवाने में सहायक है। बहिर्विवाह मतलब समूह के बाहर विवाह। कोई भी सदस्य इस नियम को नहीं तोड़ सकता है। अगला पॉइंट है, आगे का 10वां पॉइंट है टोटम संबंधी कार्य। टोटम क्या है? गोत्र की उत्पत्ति टोटम से मानी गई है। तो टोटम कोई पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है, चेतन अचेतन कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर टोटम मर जाए तो उसके दाह संस्कार की क्रियाकलाप करेंगे। कोई पेड़ पौधा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब टोटम संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। टोटम के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, और यह भी उनका मानना है जनजातियों का कि समय आने पर टोटम, कोई विपत्ति आने पर टोटम उनकी रक्षा करेगा। ऐसा अटल विश्वास पाया जाता है। और टोटम संबंधी विश्वास विश्व के सभी जनजातियों में निश्चित रूप से पाई जाती है। दो तो क्वालिटी, दो तो गुण पूरे विश्व के जनजातियों में पाया जाता है। आप लोग याद रखें इस चीज को। एक समगोत्रीय विवाह का निषेध
एक टोटम संबंधी कार्य और टोटम की संकल्पना ये निश्चित रूप से पाई जाती है। अंतिम है 11वां नंबर, सामाजिक संरचना को बनाए रखने में सहायक। स्वाभाविक है, समाज में सामाजिक कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, संगठनात्मक कार्य होते हैं। ये तमाम प्रकार के कार्य जब जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, जब वह जनजाति मातृपक्ष से संबंधित होता है या पितृपक्ष से संबंधित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य हैं वो संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने एक रेखीय अथवा एक पक्षीय समूह के कार्य, प्रकार, महत्व, उपयोगिता, वर्क, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, यूटिलाइजेशन पर चर्चा किया और 11 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया और समझाया। और आशा करता हूं कि आप जो है सो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों का आंसर दे करके आएंगे। अब बहुत ही आसान है, चाहे गोत्र के बारे में पूछे या गोत्र समूह के बारे में पूछे या वंश के बारे में पूछे या वंशावली के विषय में पूछे या वंश समूह के बारे में पूछे या द्विदल संगठन के बारे में पूछे। मैंने अभी द्विदल संगठन के विषय में बताया 4 उदाहरण, उसको याद रखेंगे। और गोत्र समूह के विषय में मैंने बताया कि आदिलाबाद की जो राजगोंड जनजाति है उसमें 69 गोत्र पाए जाते हैं, 69 गोत्र पाए जाते हैं, क्लैन। और वो 4 गोत्र समूह में विभाजित हैं, एरबेन सगा, सारबेन सगा, सीबेन सगा और नालबेन सगा। तो अभी ये तमाम चर्चाओं के आधार पर वो पाते हैं कि गोत्र का परिभाषा या गोत्र का कार्य पूछेगा या गोत्र का विशेषता पूछेगा तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे जाएंगे। और इस प्रश्नों का उत्तर कम से कम 5, 6, 7 पेज में तो आप आराम से दे सकते हैं। हर जगह पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है। मातृपक्षीय है तो पितृपक्षीय है, मातृपक्षीय है तो मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषता लिखना है, पितृवंशीय है तो पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता लिखना है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में। गोत्र है तो मातृपक्षीय गोत्र होगा, पितृपक्षीय गोत्र होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप आज जो विषय वस्तु पढ़े हैं वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग जो आगामी परीक्षा होने वाला है उसमें एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें, आपको इससे जरूर फायदा होगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।